नमस्ते। आज की हमारी इस विशेष क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। हम ये जानेंगे कि कैसे छोटे छोटे शुरुआती कबीले धीरे धीरे विशाल साम्राज्यों में बदल गए। इस पूरी कहानी को हम बिल्कुल आसान और मजेदार तरीके से समझेंगे। तो बस अपना पूरा ध्यान यहां लगाइए और चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आज के समय में हम अपना नेता कैसे चुनते हैं? जाहिर है हम वोट डालते हैं ना, है ना? लेकिन आधुनिक चुनाव प्रणाली से बहुत पहले, मेरा मतलब है आज से करीब 3000 साल पहले, ये सब कैसे होता था? बिना वोटिंग के कोई राजा कैसे बनता था? यही आज के हमारे पाठ का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे हम सुलझाने वाले हैं। आज के हमारे सिलेबस में मुख्य रूप से ये 5 चीजें शामिल होंगी। पहले हम देखेंगे शासकों का चुनाव, फिर जनपदों के आम लोगों का जीवन, उसके बाद कृषि में आए बड़े बदलाव, फिर शक्तिशाली मगध साम्राज्य और हमेशा की तरह आखिर में एक क्विक एग्जाम चेकलिस्ट और प्रैक्टिस राउंड। ठीक है, तो चलिए सीधे अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, शासकों का चुनाव और राजाओं के महायज्ञ। देखिए, आज हम बैलेट बॉक्स या ईवीएम मशीन का इस्तेमाल करके अपने नेताओं को चुन लेते हैं। बहुत आसान है, लेकिन 3000 साल पहले शासकों को अपनी ताकत साबित करने के लिए विशाल और बेहद भव्य अनुष्ठान या महायज्ञ करने पड़ते थे। जो भी राजा इतने बड़े बड़े यज्ञ सफलतापूर्वक आयोजित कर लेता था, उसे ही एक शक्तिशाली और असली शासक के रूप में मान्यता मिल जाती थी। समाज में उसकी ताकत का डंका बजने लगता था। अब जाहिर है कि इन बड़े अनुष्ठानों में राजा कोई आम इंसान तो लगेगा नहीं। वो पूरे आयोजन के आकर्षण का केंद्र होता था। उसे राज सिंहासन या फिर बाघ की खाल जैसे एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं? युद्ध के मैदान में राजा का सारथी ही उसका सबसे करीबी साथी और उसकी वीरता का मुख्य गवाह होता था। यज्ञ के समय यही सारथी पूरे समाज को राजा की बहादुरी के किस्से सुनाता था। चलिए, अब राजाओं और उनके भव्य यज्ञों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है जनपदों में आम नागरिकों का रोजमर्रा का जीवन। तो यहाँ समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि जनपद का असल में अर्थ क्या है। ये बहुत सीधा है। जन यानी लोग और पद यानी पैर। जनपद का मतलब है वो जगह जहाँ लोगों ने अपने कदम रखे और बस गए। इसे ऐसे समझिए कि जो कबीले पहले खाने की तलाश में हमेशा इधर उधर भटकते रहते थे, उन्होंने आखिरकार एक जगह अपनी जड़ें जमा ली और अपनी स्थायी बस्तियां बसा ली। जब पुरातत्वविदों ने खुदाई की तो उन्हें जो साक्ष्य मिले वो बड़े ही कमाल के थे। पता चला कि लोग अब झोपड़ियों में रहते थे और बाकायदा मवेशी पालते थे। दिल्ली के पुराने किले से लेकर यूपी के हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा तक हर जगह से सबूत मिले हैं। लोगों ने चावल, गेहूं, जौ, दालें, यहाँ तक कि गन्ना और सरसों जैसी फसलें उगानी शुरू कर दी थी। मतलब अब वे पूरी तरह से एक पक्के किसान बन चुके थे। ये बात हमें हमारे तीसरे और बहुत ही अहम टॉपिक पर लाती है, कृषि में आए बड़े बदलाव। ये उस समय की सबसे बड़ी तकनीकी क्रांति थी। और ध्यान दीजिएगा, एग्जाम के नजरिए से ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे हम एक आसान से घरेलू उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक बहुत ही सख्त सेब काटना है और आपके पास सिर्फ एक लकड़ी का चम्मच है। क्या आप सेब काट पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको एक तेज धातु के चाकू की जरूरत पड़ेगी ही। ठीक वैसे ही सूखी और कठोर जमीन को लकड़ी के फाल वाले हल से जोतना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन जब लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल शुरू हुआ तो कठोर मिट्टी को पलटना एकदम आसान हो गया। इस लोहे के चाकू ने, समझ लीजिए, खेती की पैदावार को कई गुना बढ़ा दिया। खेती में दूसरा बड़ा बदलाव था बीजों को बोने का नया तरीका। पहले लोग खेतों में बस ऐसे ही बीज छिड़क देते थे, जिससे कई बीज तो बर्बाद ही हो जाते थे। फिर उन्होंने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पहले किसी नाजुक बीज को घर के अंदर एक छोटे सुरक्षित गमले में उगाएं और जब वो थोड़ा मजबूत हो जाए तब उसे बाहर बड़े बगीचे में लगा दें। इस नई और शानदार तकनीक से पौधों के जिंदा रहने की दर बढ़ गई और चावल का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखनी होगी, ये जो कृषि क्रांति थी, ये कोई जादू से नहीं हुई थी। इसमें सचमुच कमर तोड़ मेहनत लगती थी। खेतों में ये सारा भारी काम मुख्य रूप से दास और दासियों द्वारा किया जाता था। इसके साथ ही कमकार यानी वे भूमिहीन खेतीहर मजदूर जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं थी, इस मेहनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे। ये फसल की बम्पर पैदावार दरअसल उनके पसीने का ही नतीजा थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस अतिरिक्त भोजन और नए संसाधनों का नतीजा क्या निकला।
कैसे एक खास क्षेत्र प्राचीन भारत का सबसे बड़ा सुपर पावर बन गया। तो हमारा अगला विषय है शक्तिशाली मगध साम्राज्य। आइए देखते हैं कि मगध अजेय कैसे बना। इसके लिए उनके पास एक परफेक्ट रेसिपी थी। पहला था भूगोल। गंगा और सोन जैसी नदियां यातायात और पानी का बेहतरीन साधन बनी। दूसरा थे संसाधन। पास के जंगलों से सेना के लिए हाथी मिल गए और खदानों से मजबूत हथियार बनाने के लिए लोहे का अयस्क। और तीसरा था मजबूत नेतृत्व। बेहद महत्वाकांक्षी राजाओं ने अपने साम्राज्य का आक्रामक तरीके से विस्तार किया। चलिए इन महान और ताकतवर राजाओं पर एक नजर डालते हैं। बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे शासकों ने अपने पड़ोसियों को हराने और जीतने के लिए हर संभव साधन का इस्तेमाल किया। फिर आए महापद्मनंद, जिन्होंने इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक अपना पूरा कंट्रोल बना लिया और अपनी सत्ता को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने अपनी राजधानी भी राजगृह यानी आज के राजगीर से बदलकर पाटलिपुत्र कर दी, जिसे आज हम पटना के नाम से जानते हैं। इतिहास का एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट बताऊं। आज से लगभग 2300 साल पहले पूरी दुनिया जीतने का ख्वाब देखने वाले सिकंदर महान की सेना जब ब्यास नदी के किनारे पहुंची तो उन्होंने पूर्व की ओर एक कदम भी आगे बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि वे सचमुच मगध की विशाल सेनाओं और उनके हाथियों की ताकत की कहानियां सुनकर अंदर तक डर गए थे। सोचिए, सिकंदर की सेना डर गई थी। ध्यान दे छात्रों, अब समय आ गया है पूरा फोकस यहां करने का। हमने जो कुछ भी सीखा है उसे पक्का करने के लिए ये हमारा क्विक रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम है। आइए फटाफट इस चेकलिस्ट के जरिए मुख्य बातों को अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। शासकों को बड़े यज्ञों से सत्ता मिली। जनपद वो जगहें थीं जहां लोग स्थायी रूप से बसे और खेती की। लोहे के हल और धान के रोपण से खाने की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अंत में नदियों, लोहे के हथियारों और हाथियों की मदद से मगध एक महाशक्ति बन गया। बस यही वो बुनियादी फैक्ट्स हैं जो परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। चलिए अब मैं कुछ सवाल पूछता हूं। देखते हैं कि क्लास में कौन सबसे ज्यादा ध्यान से सुन रहा था। पहला अभ्यास प्रश्न। कठोर मिट्टी को तोड़ने के लिए किसानों ने लकड़ी के औजारों की जगह किस खास तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल करना शुरू किया? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। बिल्कुल सही जवाब है लोहे का फाल या लोहे का हल। आप में से जिन्होंने भी सही जवाब सोचा था उन्हें बहुत बहुत शाबाशी। वो लकड़ी के चम्मच और लोहे के चाकू वाला उदाहरण याद रखना काम आया ना? बहुत बढ़िया। अब दूसरे रैपिड फायर प्रश्न की बारी है। भूगोल वाले हिस्से को जरा याद कीजिए। वो कौन सी दो प्रमुख नदियां थीं जो मगध साम्राज्य से होकर बहती थीं और जिन्होंने मगध को इतना शक्तिशाली बनाने में सबसे बड़ी मदद की? और इसका एकदम सही उत्तर है गंगा और सोन नदियां। शानदार! यही वो जलमार्ग थे जो परिवहन, जमीन को उपजाऊ बनाने और जीवन के लिए बहुत जरूरी थे। आज की हमारी इस क्लास का समापन हम एक बहुत ही रोचक विचार के साथ करेंगे। जरा सोचकर देखिए, अगर सिकंदर के वो बहादुर सैनिक मगध की ताकत से डरे नहीं होते और उन्होंने भारत में प्रवेश कर लिया होता तो आज दुनिया का इतिहास कितना अलग होता? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस बेहतरीन ऐतिहासिक पाठ में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।